भाई वेलकम एवरीबॉडी, धमाकेदार एंट्री आज। लेक्चर नंबर 4 है शायद, 4 है या 3 है, 2 है, 5 है, पता नहीं, 4 ही है शायद। ओके भाई, लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। एनी बॉडी will be in equilibrium, any system will be in equilibrium if the summation of all forces acting on it is 0. Sigma means summation, sum of all forces, ये vector है, vector sum of all forces has to be 0, and you can see force is a vector quantity. That is the prime reason why sigma fx has to be 0, sigma fy has to be 0, and अगर fz है तो it also has to be 0. तो ये तीनों 0 होंगे तभी जाकर सिग्मा एफ बार 0 होगा। कोई एक भी नॉन 0 हुआ ना तो सिग्मा एफ बार 0 हो सकता नहीं है। अच्छा, फिर हमने देखा बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आई लव दैट शिट। आई होप यू डिड दैट डायग्राम एन नंबर ऑफ टाइम्स। सो बिफोर आई स्टार्ट, दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m. Which is the first force I'm going to make? Nobody answers out of turn. I will ask somebody. Let me find out. थोड़ा इस तरफ ले लो. Yeah, we are all good. थोड़ा ऊपर ले लो. Sir, can I? Who is that? Can I? Who is that? Can I? Sorry, sir. Who is Can I? नाम बताओ, नाम अपना. अध्यापक कृषिता. Krishita. All right. Okay. Yeah, Krishita. Go. Let's go. Let's start with you. Gravitational force. Okay. How much is it? Minus g. Yeah. Wait. Sir, फिर से बोलो क्या बोला? बेटा. This is a body of mass m which is lying on a horizontal surface. I need to make the forces acting on the body. Which is the first force that I am going to make? Simple. सर मैं बोलूं. Sir me, there is no sir me. क्रियाशील होता है. No. Oh, hold on. Krishita, yes, what happened? Gravitational force. Absolutely, I absolutely agreed to that 100%. वो gravitational force का नाम क्या है? उसको क्या बुलाते हैं? Weight. और कितना होता है वो? mg होता है ना, mg. हेलो mg. सॉरी सर, आप वैल्यू बोल. क्या? मतलब आप वैल्यू बोलते तो वैसे मैं बोलती एमजी. ओह अफसोस. ओह माय गॉड. अच्छा चल, कुछ नहीं तो इतना ही बता दे कैसे बनाऊं मैं. डोंट टेल मी हाथ से बनाओ. किस तरह बनता है? वर्टिकल. तू हमेशा आधा क्यों बोलती है? पूरा बोलना. वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल साइडवे, वर्टिकल लेफ्ट साइड, राइट साइड, व्हाट? वर्टिकल डाउनवर्ड. अच्छा तो बाय एक्सिस. सो दिस इज mg. अच्छा, फिर दूसरा फोर्स कौन सा बनेगा? पीके. एक्सटर्नल फोर्स. अच्छा, ये सो स्मार्ट पीके. सर मुझे लगा था mg को अपोज करने. हाँ बोलो. अरे हाँ, एंड भाई संसद शुरू कर दिया क्या? लोकसभा नहीं चाहिए. पहली बात. तीर्थ, तूने बताया ना नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा बेटा? My man. बेटा पीके, नॉर्मल फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कैसे समझ सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स तो हम लगाते हैं ना. तू पीके है, हम तेरे को कृषिता कैसे समझ सकते हैं? तू बता. नहीं तू बता, आज तो बता ही दे. ये पॉसिबल है? नहीं. नॉर्मल रहता है. हाँ, यू कैन कॉल इट रिएक्शन फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है. एंड रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एंड सपोज आई अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स लाइक दिस इज माई एक्सटर्नल फोर्स. दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स. एंड इफ द बॉडी डज नॉट मूव, व्हाट डज दैट इंडिकेट? कि ये फ्रॉड है. नहीं. तो
अच्छा 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 एंड हु वाज द फीमेल हु सेड फ्रिक्शनल फोर्स आई थिंक इट वाज आर्या Vama. वामा वामा ऑलराइट वामा आई एम नॉट एबल टू लोकेट द फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगा कैसा होगा किस So डायरेक्शन frictional force is opposite to motion. अच्छा पर बेटा मोशन तो हो ही नहीं रहा है External force. Opposite to F. मैं बोलूँ सर वो मुझे वो सही वर्ड सुनना है जब मैंने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बोला था मैंने कतई ये नहीं बोला था कि इट इज ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स मैंने ऐसा कतई नहीं बोला था फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इसके और इसके एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू मोशन और इंटेंडेड मोशन मतलब ये अगर जाता तो कैसा जाता ऐसा तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ऐसा 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 इज दिस अग्रीएबल कोई शक yes sir. And- Yes, sir. क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है तो सिग्मा एफ एक्स इज ऑल्सो जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज ऑल्सो जीरो दैट मीन्स बड़ा एफ इज इक्वल टू छोटा एफ एंड एन इज इक्वल टू एम जी पॉइंट कोड़ा अब आया सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम मेरा फेवरेट डायग्राम पाल पोस के बड़ा किया इसको बचपन से मैंने बचपन में बहुत ही रुलाता था पर फिर एक बार समझा उसको मैंने फिर मैं सीखा जीना सीखा मैंने जीना इंक्लाइन प्लेन बॉडी थीटा एंगल उस पर रखा है मास पहला फोर्स कौन सा एम जी और एम जी कैसा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स बराबर है ये No sir. अच्छा गलती से मिस्टेक हो गया यही उम्र है कर ले गाना सुन लिया था गलती से मिस्टेक अच्छा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये तो बराबर है महाराज No sir. यार तुम लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो यार थोड़ा तो सपोर्ट रहता मांगता है कि नहीं मेरे को कौन बोला ये आर्या तुझे पता नहीं है तूने जो बोला है ना ये तेरे को कितना काम आएगा तू हर जगह मुझे याद करेगी मुझे तो याद नहीं करेगी शायद पेन के ढक्कन को जरूर याद करेगी और पेन के ढक्कन में मैं होऊंगा सो एज शी राइटली सेड वेरी गुड पेन के ढक्कन को गिरा के देख लो किस तरफ जा रहा है एंड मैं गिरा के देखा तो टुंग 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 जा रहा है एज अ रिजल्ट वेरी वेल बहुत बढ़िया खुश कर दिया उसने दिस इज एम जी ऑलराइट भाई एन बनाना एन कौन बताएगा मेरे को प्लीज डोंट आंसर आउट ऑफ टर्न आई वांट समबडी गुड मेरा बेटा वत्सल आया वत्सल Sir. मेरा वत्सल छोटा सा अरे वत्सल है आज वत्सल मुन्ने हाँ बस देख तेरे तू इतना नीचे फिर भी मैं तेरे तक कितना नीचे तक आता हूं मैं तू बता आज मेरे को नॉर्मल कब होगा या ये एबनॉर्मल बात है सर मेरे से नहीं हो पाएगा तू आज बता दे तू ही ये मुझको बता दे नॉर्मल कहां है बेटा एक बात समझो जब तक ये फोर्सेस नहीं बनेंगे ना तुम्हारे आगे बढ़ने का कोई जरिया ही नहीं है नो जरिया आपने देखा था पूरा लास्ट लेक्चर हमने यही सब डिस्कस किया था क्यों क्योंकि आने वाले हर सम में डू यू अंडरस्टैंड हर सम में ये सब बनाना है एंड अगर आपसे ना हो पाए तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते देयर इज नो चांस इल्ला सो वत्सल आई वांट यू मैंने खास करके ये भी बताया था कोई भी फोर्स कैसे बनाया जाए किस तरह बनाया जाए नॉर्मल जो है वो कैसा होता है नॉर्मल कैसा होता है बेटा कैसे बनाया जाता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो सरफेस कौन सी है ये है कि ये है नीचे वाली या ऊपर वाली नहीं बेटा तेरा बॉडी किस पे रखा है तेरा बॉडी नीचे वाली पे रखा है या ऊपर वाली पे ऊपर वाली सरफेस है ना तेरी तो उसके परपेंडिकुलर होगा ना तेरा नॉर्मल वाह समझा भूलेगा नहीं ना
कि याद नहीं रखूंगा? ओके, अगर ये बॉडी मोशन में आएगी तो कौन सी डायरेक्शन में आएगी? ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे? यू नो दिस विल बी द डायरेक्शन. सो दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू एक्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू वाई. एंड आई कैन सी कि ये जो mg है वो mg जो है वो ना x के डायरेक्शन में ना y के डायरेक्शन में. इसका मतलब है मेरे को mg के लेने पड़ेंगे कंपोनेंट्स, और मैंने आपको लास्ट टाइम एकदम क्लीनली बताया था कि कंपोनेंट कैसे लिया जाए. आई होप आपको याद हो. मैंने ये लाइन मारी थी स्पेसिफिकली, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा होगा. एंड एज ए रिजल्ट जिसके साथ थीटा, जय हो महाराज. तो दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज माय गुडनेस. तो आप देख रहे हैं n को mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है, पर mg sin थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, फिर भी बॉडी हिल नहीं रहा है. व्हाट डू यू थिंक इज द प्राइम रीजन? अच्छा. Heath Mehta, I heard your voice in frictional force, the last voice. I hope it was yours. Then, who is that? तीर्थ. अच्छा तीर्थ था. अच्छा मुझे ऐसा लगा हीथ का फोर्स है. हीथ का फोर्स नहीं, हीथ का वॉइस है. ओके, then who's going to tell me? Hey, my man Ayush, long time, eh? Yes, sir. How are you doing, buddy? Nice, sir. Okay, I want you to help me out, yeah? फ्रिक्शनल फोर्स कहां बनावांगे? सर वो एक्स एक्सिस की साइड उस डायरेक्शन में बनेगा. मतलब ये एक्स एक्सिस इस तरफ? नहीं सर. ये वाला? हम वो उस साइड से. अच्छा ओके, ये ले. अरे सर उल्टा. यार मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं चलेगा यार, रखना ऐसा. नहीं सर, दूसरी साइड एरो आएगा. अरे यार क्यों ऐसा यार, तेरे को ये अच्छा नहीं लगता? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर वो फ्रिक्शनल फोर्स है, ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स सर. अब ये मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, नहीं तो गोली दाग देंगे. नहीं सर, नहीं सर. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन और इंटेंडेड मोशन. हाँ, नहीं तो फिर स्लो मोशन हो जाएगा, नहीं तो फिर ज्यादा करोगे लूज मोशन हो जाएगा. तो इंटेंडेड क्या है? वो नाम तो आता नहीं. अरे नहीं आता, पर मोशन तो याद आता है. ऑपोजिट टू मोशन तो याद आता है. ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स तो मत कर दो यार, जान ही ले लोगे. ओके, वी आर ऑल गुड. ओके, और फाइनली हमने देखा टेंशन. हाँ, डोरी में टेंशन. क्या बात, ये लटक रही थी क्या डोरी? कोई दिक्कत नहीं थी लाइफ में और एवरीथिंग वाज गुड, पर जैसे ही एक मास लटका दिए, सारे पार्टिकल्स के बीच में खींचातानी शुरू हुई. इस खींचातानी वाले फोर्स को हमने नाम दिया टेंशन. क्यों खींचातानी शुरू हुई? क्योंकि इस मास ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, अपना वेट mg इस तरफ लटका दिया, तो सारे एक दूसरे को, अरे तू मेरे को खींच, मैं तेरे को खींचता हूं. भाई पकड़े रहना, छोड़ना नहीं. ये हमको नीचे डुबाना चाहता है, पर हम सारे टाइट पकड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो टेंशन दोनों दिशा में है, पर हमें किसी एक दिशा में ही दिखाना होता है. तो टेंशन को दिखाने के लिए, डायग्राम में दिखाने के लिए कौन सी दिशा में दिखाते हैं हम? किसी भी दिशा में दिखा दो यार. That was the second point. What was the first point? So mg is the force that is trying to break this string, and mg के opposite हमारा tension आएगा. And the second point absolutely valid, कि इस तरह होना चाहिए कि सिस्टम टाइट रहे. तो यहां पे T is equal to mg. So this was all we did last time. And अब उसका इस्तेमाल करने के लिए
हमने एक बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशन का वो किया है मेरे वर्कशीट का नंबर 14। एंड आई फॉरगॉट ये मास कितना है, मास 20 kg, 20 kg। ओके, वी आर ऑल गुड। 20 किलो का मास। नाउ लेट मी कॉल दिस स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2 एंड दिस इज स्ट्रिंग 3। So you can see there are 3 strings 1, 2 and 3 जो point O पे जुड़ी हुई हैं। String 3 is joined with a 20 kg mass. There are 2 systems here. अच्छा, is this mass in contact with all 3 strings? Question number 1. No. No. This mass is joined only with string 3. And second system, वो मेरा first system होगा, mass and string 3। एंड दूसरे सिस्टम में स्ट्रिंग्स 1, 2 एंड 3। तो दो सिस्टम है यहां पे। पहले सिस्टम 1, अच्छा क्या बोला है, क्या फाइंड करने का है, T1, T2, T3 क्या है वो फाइंड करने का। नाउ सिस्टम 1 स्ट्रिंग 3 एंड 20 kg मास। ओके, तो मैं सिर्फ इन दोनों को बनाऊंगा। ये रहा मेरा स्ट्रिंग 3 और ये 20 kg मास। भाई पहला फोर्स कौन सा होगा भाई, mg? इतना नीचे नजर आ रहा है ना आपको। Yes, sir. मास कितना है 20, सो 20g। एंड अब T3, अरे यार कोई तो मुझे बताए T3 कहां बनाऊं मैं इस वक्त। कोई शक नहीं, वी आर ऑल गुड। ओके, एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये सब लिखना पड़ता है। सो सिग्मा एफ बार इज 0, और यहां पे सिर्फ y में है तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन निकालना काफी आसान, T3 प्लस माइनस 20g इज इक्वल टू 0, या T3 माइनस 20g इज इक्वल टू 0। तो यहां पे T3 मिल जाएगा, G कितना लेने का बोला है 10। सो आई थिंक आई हैव माई T3 राइट हियर, 200 न्यूटन। कितने बंदे यहां तक पहुंचे थे, आई थिंक सब पहुंचे होंगे। T3 इज 200 न्यूटन तक कोई पहुंचा था? Yes, sir. अच्छा, अब आया सेकंड, स्ट्रिंग्स 1, 2 एंड 3। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इधर है T1, इधर है T2, इधर है T3। कितना एंगल है ये, 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। मैं भी जानता हूं कंपोनेंट ओम्पोनेंट सब बरोबर है, पर कंपोनेंट ओम्पोनेंट लेने से पहले तीनों स्ट्रिंग्स में मुझे डायरेक्शंस बताने पड़ेंगे, T1, T2 और T3 के। दिस इज द करोड़ रुपए का प्रश्न पीपल। नाउ मैं इसको उड़ा दूं, भाई किसी ने जनरेटर चालू कर दिया क्या? मैं T1, T2, अब यहां पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स तो है नहीं, यहां पे तो 20g था तो नीचे खींच रहा था, देयर वाज ओके। यहां पे तो कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, तो क्या पोजीशन है हमारी विथ रिस्पेक्ट टू ड्रॉइंग डायरेक्शंस ऑफ T1, T2 एंड T3? आई थिंक टेंशन ड्रॉ करने का सेकंड पॉइंट हमको काम आएगा। सिस्टम कैसा रहना चाहिए, टाइट। ओके, टाइट मतलब टंग टंग, दिस इज कॉल्ड टाइट। हर तरह से खींचना चाहिए। तो खींचने के लिए आप देखो, मैं एक वो बनाता हूं, आप मेरे को बताओ सही है कि नहीं। क्या ये ओ अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि सब यहां हो जा रहे हो, शंख खल्लास। ओके, तो एक काम करता हूं मैं यार, आपके लिए जान हाजिर है यार। अब ठीक है सब, Sir, T2 भी opposite direction में। ऐसा करने का है। ओके चल, तू कह रही है तो मैं डिस्काउंट रख देता हूं। T1 भी उल्टा।
अरे यार तुम लोग है ना वाटी लगाने पे तुले हुए हो। ये एक तो मेरा एक्सेप्ट करो कोई। किया मैंने कर लेते सर। क्या? ड्रॉ किया था तो कर लेते। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलो ओके। अब ये ठीक है। Yes, sir. अब क्या सिस्टम टाइट है पूरी तरह से? Yes, sir. सो नाउ यू अंडरस्टैंड टेंशन के डायरेक्शन किस तरह दिए जाते हैं। इस तरह की सिस्टम पूरी तरह टाइट हो, खेचाएलू रहे। ऑलराइट, सिस्टम खेचाएलू रहे જોઈએ, तो दिस इज हाउ यू मेक द डायरेक्शंस। एंड नाउ आई थिंक इट इज इजी पीजी जापानीजी। भाई T1 के दो कंपोनेंट्स, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, सो दिस इज गोना बी T1 cos 30 and this is gonna be T1 sin 30। अग्रीएबल? अच्छा, मुझे T2 के भी चाहिए। T2 के दो, दिस इज T2 cos 60 and this is T2 sin 60। T3 को कोई कंपोनेंट की दरकार है? नहीं, नो सर। क्योंकि वो टोटली वाई डायरेक्शन में है, तो कोई दरकार नहीं है T3 को। एंड नाउ फिर से वही लिखने का, एज सिस्टम। हाँ, सर ये T1 और T2 किस साइड से? सॉरी, आपने एरोस बनाया यानी वो किस साइड से खींच रहे हैं जिससे सिस्टम टाइट है? तेरे पास ये पॉइंट O पे से 3 डोरियां निकल रही हैं, 1 2 और 3। तेरे को टेंशन का डायग्राम बनाने का है, पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स ना होने की वजह से तेरे को टेंशन इस तरह दिखाना है कि सिस्टम खुद में टाइट रहे। तो अगर तू ये डायरेक्शन ऐसा बनाता, तो isn't this tension pushing the dory towards point O? यस सर। एंड ये पुश करने से क्या सिस्टम, क्या डोरी 1 टाइट रहेगी या लूज हो जाएगी? क्या हो जाएगी? लूज, टाइट, व्हाट? लूज। तो अगर तेरे को टाइट रखना है तो तेरे को इस तरफ खींचना पड़ेगा ना। हाँ सर। सपोज 3 बंदे खड़े, चल इस तरह देख ले, 3 बंदे खड़े यहां पे, ये 1, ये 2 और यहां पे 3। इन तीनों के हाथ में एक एक डोरी दी हुई है एंड मुझे सिस्टम को टाइट रखना मांगता है। तो अब ये वाला इस डोरी को किस तरफ खींचेगा तो सिस्टम टाइट रहेगा? दूर लेकर जाएगा। अपनी तरफ खींचेगा उसको। हाँ सर। सेम आइडिया, ये वाला किस तरह खींचेगा तो सिस्टम टाइट रहेगा? अपनी तरफ या इस तरफ? दो ही ऑप्शन है, अपनी तरफ। सिमिलरली ये बंदा किस तरफ खींचेगा तो टाइट रहेगा? अपनी तरफ। इसको कहते हैं टाइट रहना, लूज रहना। समझ में आई बात? अब क्लियर है? अब कोई माइंड में टेंशन नहीं है ना? डोरी में टेंशन होने दो, माइंड में नहीं चाहिए। आगे बढ़े? अच्छा पहले देख लो इसको। तो as system is in equilibrium, so sigma f bar is 0। मैं काम करता हूं, पहले मैं x एक्सिस वाला ले लेता हूं क्योंकि x में दो ही फोर्सेस है। Therefore sigma fx is equal to 0 and can you see this is going along the positive x, this is going along the negative x. So what would be my equation, anybody? T1 cos 30 is equal to 0। तो फटाफट T1 cos 30 is equal to T2 cos 60। I think I can put values. T1 into cos 30 is what? Root 3 by 2 and cos 60 is what? Half. I think I cut the two 2's, so I get T2
मुझे T2 मिल गया इज T1 √3। जब मौका मिलेगा तो मैं इसमें डाल दूंगा जो भी कुछ डालना है वो। ये इक्वेशन 1 नाम देता हूं, ये है नंबर 2। एंड नाउ सिमिलरली आई कैन टेक दिस डायग्राम ऑफ नाउ। Similarly, I have to take sigma Fy is also 0. Also, and who's going to give me the Fy ka equation? Can you see the two forces, the blue force and the red force? They are along positive y, and T3 is along negative y. So what would be my good equation? T1 sine 30 plus T2 sine 60. दोनों पॉजिटिव y में है इसलिए पॉजिटिव, minus T3 is equal to 0. Is there anyone who does not understand any term of this equation? Tell me right now. Sir, T1 sin 30 plus One at a time. One at a time. Yes, Divya, what do you want to say? सर आपने जो T1 sin 30 डिग्री और T2 sin 60 डिग्री को ऐड किया ना उसमें क्यों ऐड किया सर? ये 5 न्यूटन इस तरफ जा रहा है, ये 6 न्यूटन इस तरफ जा रहा है, तो टोटल इस दिशा में कितना न्यूटन जा रहा है? 11 न्यूटन सर। दोनों को ऐड करने पे भी मिलेगा ना, और दोनों एक ही दिशा में है। सॉरी, मैं इंडिविजुअल करके किया तो मैं वहां पे पर ये दोनों है तो एक ही दिशा में, तो ऐड ही होंगे ना। हाँ, यस, एनीबॉडी? कुछ और? सर ये डायरेक्शन का कंपोनेंट एक बार मैं सेपरेटली दिखाऊं? डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब y एक्सिस में sin 30 वाले वो सेपरेटली दिखाऊं? ओ माय गॉड, इज दैट यू पीके? यस सर, पर सर वो थोड़ा है ना कंफ्यूज हो गया। क्या? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। भाई तू और तेरी फ्रेंड दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तेरे पास 100 रुपया है, फ्रेंड के पास 200 रुपया, टोटल कितने रुपए हुए? 300 हुए ना। ओके, ये T1 cos 30 और ये T1 sin 30। T1 cos 30 along positive x, T1 sin 30 along negative x, and this is T2, this is 60. So T2 cos 60 like this, and T2 sin 60 like this. T2 cos 60 going along negative x, T2 sin 60 going along positive y. So T1 sin 30 going along positive y, T2 sin 60 going along positive y, because both are going in the same direction, their magnitudes will add up. ओके सर, ऐसे थोड़ा ज्यादा समझ में आया अच्छे से। तेरे लिए जान हाजिर है, मांगना नहीं। ओके, किसी और को कुछ दिक्कत? बाकी सबके लिए भी जान हाजिर ही है, बैठे ही है। इज एवरीवन गुड विद दिस इक्वेशन, ऑल द टर्म्स इन दिस इक्वेशन? यस सर। कोई शक नहीं? यस सर। ओके, तो लेट अस पुट द वैल्यूज। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ वैल्यूज बची है। sin 30 इज हाफ, sin 60 इज √3/2, और ये माइनस T3 को ये साइड ले लूं। ए T3 अपन ने यहां निकाला था, कितना था? 200 ना। ओके, अच्छा अभी हमने देखा T2 इज T1 √3, T2 इज T1 √3 इंटू √3/2 इज 200। भाई √3 इंटू √3, I can take this off. Yeah, lovely answer, eh? Intelligent fella. So, T1/2 plus √3 into √3 is 3, T1/2 is 200. अच्छा, नीचे से दोनों का 2 का LCM लेके इस तरफ ले लूं तो 400 हो जाएगा, एंड T1 plus 3T1 is 400, T1 plus 3T1 is 4T1, 4T1 is 400, तो T1 is how much? And
ये नंबर 3 एंड T2 इज T1 रूट 3, तो T1 मिल चुका है। T1 कितना 100 एंड रूट 3 इज 1.732, ये 2 छोड़ दे, हटा 7 की घटा, सो 173 व्हाट से बड़ी, इज दिस गुड इनफ? Yes, sir. कोई शक, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी चीज में कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ओके, अब अंदाजा आ गया टेंशन किस तरह लिया जाता है, वेट किस तरह लिया जाता है, डायरेक्शन कैसे लिए जाते हैं, कंपोनेंट्स कैसे लिए जाते हैं, बरोबर है। और जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीज वर्कआउट करती जाएगी, बट हमेशा बेसिक याद रखना कि ये mg किस तरफ बनाया था, n किस तरफ होता है, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ होता है, mg के कंपोनेंट्स इंक्लाइन प्लेन पे कैसे लिए जाते हैं, यू टेंशन किस तरफ दिखाया जाता है, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। आज फ्रिक्शन का दिन है, फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी दो टूक बातें करेंगे। सो जिस फोर्स को हमने लास्ट लेक्चर में देखा, इंट्रोडक्शन हुआ उसके साथ, आज उसके साथ दोस्ती बढ़ाने का वक्त आया। दूसरी बार मिले हैं तो उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, क्या है, कैसे पैदा हुआ, क्या हॉबी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सब जानेंगे आज। सो आज का लेक्चर फ्रिक्शन के नाम। अच्छा, फ्रिक्शन के नाम करने से पहले उसकी पैदाइश तो देख लें। ये हमारे पास एक ठो डब्बा है एंड आई एम श्योर एवरीबडी नोज mg नीचे की तरफ हुए, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल ऊपर की तरफ होता है। भाई एट दिस सिचुएशन क्या ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा क्या? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, Yes, sir. जैसे मैं खड़ा हूं, फिलहाल मैं खड़ा हूं, mg नीचे की तरफ है, n ऊपर की तरफ है, क्या मेरे पैर और जमीन के बीच में फिलहाल कोई फ्रिक्शन है? Yes, sir. नो सर, NO, नो सर। क्यों सर? क्योंकि अगर ब्लॉक और इसके बीच में फ्रिक्शन होता, कैन यू सी, फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स, एक्सटर्नल तो है नहीं, तो बॉडी इस तरफ नहीं सरकता। कैन यू सी, n और mg तो बैलेंस है, पर अगर तुम कहते हो कि फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स, एज अ रिजल्ट बॉडी शुड मूव दिस साइड। कैन यू सी मी मूविंग दिस साइड? No, sir. No, sir. So, if there is no external force, there is no frictional force also. बरोबर है? So, in the absence of an external force, there will be no frictional force between the two surfaces. Okay? So, in the absence of external force, there is no frictional force between the two surfaces. फ्रिक्शनल फोर्स तभी पैदा होगा जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू करूं। सपोज मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लेट अस से 5 न्यूटन, और बॉडी हिला नहीं। व्हाट डज दैट मीन? कौन पैदा हो गया? फ्रिक्शन। अच्छा, पर एक सेकेंड, पहले एक एक करके देख लेते हैं। When an external force is applied, only then frictional force comes into existence. एक एक करके इसका पकड़ते हैं ना, मतलब आइडिया। As body does not move, oh my God. अच्छा, पहले फ्रिक्शनल फोर्स तो लिख तो लेने दो। ये रहा तुम्हारा Fs। ये Fs को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सर ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स?
वो फ्रिक्शन जो बॉडी को मोशन में आने ना दे, ये फ्रिक्शन बॉडी को मोशन में आने नहीं दे रहा है, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. एज बॉडी डज नॉट मूव, सो डू यू अग्री, ये कभी मूव नहीं करेगा जब ये F इक्वल टू एफ एस हो जाएगा. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, है ना, ये दोनों इक्वल होंगे तभी मूव नहीं करेगा. सो एज बॉडी डज नॉट मूव, सो फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मारे को रोका, मैं इसको बढ़ा के 8 न्यूटन कर देता हूं. ये एक्सटर्नल मेरी जवाबदारी है ना, मैं बढ़ा के 8 न्यूटन कर देता हूं. पर कमबख्त अभी भी बॉडी नहीं हिल रहा है. पता लगाओ क्या मामला है, क्या गड़बड़ है, क्यों बॉडी नहीं हिल रहा है अभी भी. इसका मतलब है फ्रिक्शन जो है ये बहरूपिया है, इसने अपना रूप बदल लिया है. अब ये भी कितना हो गया है, 8 न्यूटन. हम जैसे जैसे अपना फोर्स बदलते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है. कैन यू सी दैट. फिर तुम इसको 9 न्यूटन करो, ये भी 9 न्यूटन हो जाएगा. 10 न्यूटन करो तो ये कितना हो जाएगा, 12 नहीं चलेगा, 12 रखना. क्यों 12, क्या प्रॉब्लम है. अच्छा हाँ, नहीं इक्वल चाहिए, मैं भूल जाता हूं. आप लोग अच्छा है मेरे को याद दिलाते रहते हो फिर से. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ऑन इंक्रीजिंग the external force, we see that static frictional force also increases. Oh, that means blue में लिखना मांगता है. That means static frictional force, जिसको हम Fs मान रहे हैं, is a self adjusting force. कोई माइंड में क्वेश्चन आता है, ये 5 न्यूटन था, ये भी 5 न्यूटन था, फिर 8 न्यूटन किया, ये भी 8 न्यूटन हुआ, 10 न्यूटन किया, ये भी 10 न्यूटन हुआ. माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है. ऐसा कब तक चलेगा, क्या ये हमेशा यही होता जाएगा ना. हर चीज की एक लिमिट आती है. एक्सटर्नल फोर्स तो तुम चाहे जितना बढ़ा सकते हो, पर ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ बढ़ के एक लेवल तक ही बढ़ सकता है. दिस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैन ओनली इंक्रीज अप टू अ सर्टेन वैल्यू which is called maximum static frictional force, जिसको हम नाम देते हैं Fs max. So maximum static frictional force, I can take this off now, this column, just have a look. याद रखना, absence of external force, no frictional force. नहीं तो तुम तो बना दोगे. So maximum static frictional force, बहुत ही इंपॉर्टेंट, maximum स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको नाम देते हैं Fs max. यू नो, हमने देखा है Fs max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स. बराबर, Fs max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, एंड एज अ रिजल्ट मैं एक इक्वेशन ला देता हूं उसके लिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ला देता हूं. Fs max इज प्रोपोर्शनल टू n. तो let me introduce a constant of proportionality. Fs max is mu s into n. Here mu s
is called coefficient of static friction, and mu s does not depend on area of contact. Mu s depends on the nature, it depends on the nature of surfaces in contact. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम आपको शायद एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने दो हाथ की हथेलियां एक दूसरे के सामने घिसो, रफ लगता है, पर वही दो हथेलियों के बीच में थोड़ा साबुन लगा दिए और घिसो, isn't this quite smooth? तो Yes, sir. the nature, it depends on the nature of surfaces in contact. सपोज आप नंगे पैर चल रहे हो और जमीन पे रास्ते पे चल रहे हो, कंक्रीट रोड पे, एंड सेकंड सिनारियो में नंगे पैर चल रहे हो, बर्फ पे चल रहे हो. किस सिचुएशन में चलना ज्यादा आसान होगा? भाई मैं बर्फ की ठंडी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं सिर्फ नेचर ऑफ सरफेसेस को, क्योंकि वो थोड़ा रफ है, तो वो आपके पैर को पकड़ के रखेगा, आप स्लिप नहीं हो सकते कंक्रीट रोड पे. ऑन दी अदर हैंड बर्फ पे आप जाओगे, थोड़ा पैर ज्यादा मार दिए ना, सर सराते हुए आगे निकल जाओगे, हाँ मस्त स्लिप हो जाओगे, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं. भाई पैर वही है, पर दूसरी सरफेस चेंज हो गई ना. पहली सरफेस में काफी फ्रिक्शन था तो अच्छी तरह चल सकते थे, दूसरी सरफेस में स्मूथनेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन कम है, बूम सटा सट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सो म्यू एस डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. लेट अस से इसका एफएस मैक्स 15 न्यूटन है, तो ये 15 न्यूटन तक नहीं चलेगा, पर जैसे ही मैं इसको 20 न्यूटन कर दूं, क्या लगता है क्या होगा? चलने लगेगा. कितना लॉजिकल कंक्लूजन था. बट एक साइंस स्टूडेंट थोड़ा सा सोच के थोड़ा ज्यादा बताए, ये तो कोई भी बता सकता है. आई थिंक मैं अपने बच्चे को बोला, सेकंड स्टैंडर्ड में है, वो देखे बोले चलने लगेगा, और क्या, पर चलने लगेगा. फोर्स होगा. कितना नेट फोर्स होगा उसका? 5 न्यूटन. बिल्कुल. सो कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? Yes, sir. ओके. अब ये चमत्कार बताता हूं, एक नया हॉरर बताता हूं. अच्छा बोलो. ये proportional to centimeter हुआ. बेटा प्रोपोर्शनल टू एन कैसे हुआ? ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया है हमको, मतलब एक्सपेरिमेंट करके. कैसे बेटा तू अप्लाइड देखना चाहता है या तू हर थियरी का वो क्वेश्चन करना चाहता है? वैसे एफ एस मैक्स प्रोपोर्शनल टू एन क्यों है? तो एन इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ सरफेस एंड एन डिपेंड्स ऑल्सो ऑन एम जी. तो कितना मास है उसका, वो सरफेस पे कितना रिएक्ट करेगा, सरफेस के बीच में किस तरह वर्कआउट करेगा, तो सिर्फ एन मतलब एम जी और उसके कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता ही है. कितना मास है, मास ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा ना. यानी कि सर ये प्रोपोर्शनल टू एमजी भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि हर बार एम जी नहीं होता ना. इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल के सामने कौन सा फोर्स होता है? एम जी कॉस थीटा. हाँ. तो mg का कौन सा कंपोनेंट है एन के सामने, वो इंपॉर्टेंट है ना. कौन सा कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहा है, एन के सामने आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है. दैट इज वाई हम एन लिखते हैं, हम कंपोनेंट ऑफ mg नहीं लिखते. हम ये लिखते हैं इफ एफ एस मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एन, एंड दिस हैज बीन डिराइव्ड यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा. उन्होंने सिर्फ हमको सीधा इक्वेशन यूज करने को दिया है, बराबर. ओके. सो नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. तो अब तो गाड़ी चल गई. नाउ व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एफ becomes greater than Fs max, the friction is overcome and body starts to move
with a net force F minus Fs max. ओके, तो मैंने धक्का मार दिया, बॉडी चालू हो गई, पर मैंने देखा थोड़ी देर बाद आगे जाके बॉडी रुक गई. अरे बाप रे, ये तो गजब है. मैंने मांड मांड तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, धक्का मार दिया, और धक्का मार दिया तो शुडंट इट गो फॉर एवर. पर मैंने देखा धीरे धीरे स्पीड कम हुई और थोड़ा आगे जाके गाड़ी रुक गई. यार ये क्यों हुआ होगा? ये कांस्टेंट हो सकता है इंक्रीज. नहीं, वो तो है ही, पर आप ये जान लो कि तुमने स्टैटिक फ्रिक्शन को तो ओवरकम कर दिया, बट जैसे ही बॉडी मूव करने लगी, एक नया फ्रिक्शन खड़ा हो गया which acts between two moving surfaces. This friction is called kinetic friction. और ये फ्रिक्शन बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश करता है. सो द फ्रिक्शनल फोर्स between two moving surfaces which tries to bring the body back to rest, bring the body back to rest is called kinetic friction. वाह वाह वाह, सेम डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को मोशन में आने से रोकता है, और मोशन में एक बार बॉडी आ गया फिर वापस उसको रेस्ट पे लाने का काम कौन सा फोर्स करता है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. एंड हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, उसका भी इक्वेशन है म्यू के इंटू एन. वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी एफ के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स is mu k into n, where mu k is the coefficient of kinetic friction. Shall I take this off now? इसमें इक्वेशन था, याद रखे. Sir, wait, sir. हाँ, so here mu k is the coefficient of kinetic friction. As I said, this friction tries to bring two moving bodies to rest. वो काम करता है काइनेटिक फ्रिक्शन. अब ये फ्रिक्शन की बातें कर लूं तो एक तीसरा फ्रिक्शन भी है जिसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन. दिस रोलिंग फ्रिक्शन, it acts only on spherical and cylindrical bodies. Spherical और cylindrical body, for example, कोई ball है. Suppose this is a surface and this is a ball. Can you see at any given point of time only one point of the ball is in contact with the surface? जबकि नॉर्मल में आपने देखा इतने सारे पॉइंट्स थे कांटेक्ट में सरफेस के. तो इसमें फ्रिक्शन कम होगा या ज्यादा होगा इसके कंपेयर टू? वेरी गुड. एंड ये तो ठीक है, बॉल है. बाकी अगर एक सिलेंडर भी हो, जैसे तुम टायर को सिलेंडर पकड़ सकते हो, तो सिर्फ एक लाइन कांटेक्ट में होती है. सो हियर ईदर अ सिंगल पॉइंट or a single line is in contact with the surface, and as a result ये रोलिंग फ्रिक्शन तीनों फ्रिक्शन में सबसे कम है. Thus the value of rolling friction is the least compared to all three frictional forces. Thus rolling friction is the least compared to all frictional forces. स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है. कोई इक्वेशन नहीं है उसका. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है पहिए कैसे होते हैं? गोल होते हैं या स्क्वायर होते हैं? गोल होते हैं. बॉल बेयरिंग्स जो पंखे वगैरह में मूविंग पार्ट्स में यूज किए जाते हैं वो भी गोल होते हैं, क्योंकि गोल चीजें जितना कम फ्रिक्शन देती है उतना अच्छा है. बिकॉज फ्रिक्शन
is undesirable. It causes loss of energy. शायद इसीलिए इंसान चलते चलते थक जाते हैं, बिकॉज हमको हर कदम पे फ्रिक्शन को अपोज करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, और फ्रिक्शन अपोज करते करते हमारी एनर्जी कम हो जाती है। मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था कि चलना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलने में ज्यादा एनर्जी जाएगी या नीचे स्केट्स लगाए हो तो ज्यादा एनर्जी जाएगी? स्केट्स क्या ऑफर करते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तीनों फ्रिक्शन में सबसे कम है। सो इट कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी, बट फ्रिक्शन के बगैर भी नहीं है ना पॉसिबल। दुनिया पॉसिबल है फ्रिक्शन के बगैर? नहीं। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा स्कूटर चलता कैसे? डोंट टेल मी डोंट टेल मी दैट। हाउ डज अ व्हीकल मूव? आर यू गोइंग टू टेल मी द इंजन? Engine is just about petrol efficiency, the energy required to move the car, but who actually moves the car? The friction between the tire and the road, वो कार को मूव करता है। अगर तुम गाड़ी को आइस पे रख दो और इंजन चालू करो, फुल एक्सीलरेटर मारो, गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि पहिया स्लिप हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? पहिया रास्ते का फ्रिक्शन यूज करके ही आगे बढ़ता है। तुम भी वही करते हो। तुम अपने कदम से, अपने पैर से धरती को पीछे धक्का मारते हो और वो फ्रिक्शन यूज करके तुम आगे बढ़ते हो। यू अंडरस्टैंड दैट? आइस पे इसीलिए तो चलना मुश्किल होता है, क्योंकि तुम पीछे किसको धकेल ही नहीं पा रहे हो। तुम सरफेस को पीछे धकेल ही नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम चल ही नहीं पाते आइस पे। गाड़ी भी बहुत स्मूथ सरफेस होगा ना, उस पर स्लिप हो जाएगी। एंड दैट इज द प्राइम रीजन वाई बहुत जरूरी होता है अच्छा रास्ता होना, तो गाड़ी के टायर भी सही रहते हैं। सो इट कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी एंड कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ मूविंग पार्ट्स। बट फ्रिक्शन इज अनअवॉइडेबल, बट इट इज अनअवॉइडेबल। उसके बगैर कोई छुटकारा नहीं है। तो फ्रिक्शन तो जिंदगी में आएगा ही। हाँ, इसको रिड्यूस करने के तरीके हैं। 2 ways टू रिड्यूस इट। रिड्यूस फ्रिक्शन, पहला यूजिंग लूब्रिकेंट्स, लूब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, सोप, ग्रीस, ग्राफाइट। तभी तो कोई भी मूविंग पार्ट में हम तेल लगाते हैं ना, तो ज्यादा अच्छी तरह स्मूथली मूव करता है। आई एम श्योर आप अपने स्कूटर में इंजन ऑयल डलवाते हैं, कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल कभी डलवाया? वेरी नाइस। तो जब भी आपका स्कूटर सर्विस में जाता है, वो पूछता है इंजन ऑयल चेंज करूं क्या, ऑयल चेंज करूं क्या, तो हम तेल चेंज करवाते ताकि अंदर के पार्ट्स अच्छी तरह फंक्शनिंग रहे, स्मूथ रहे। दूसरा, पंखे में कभी कभी घचर 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 आवाज आता है, तो कहता है इलेक्ट्रिशियन अंकल बॉल बेयरिंग खराब हो गए, तो बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल करो। स्केट्स में भी बॉल बेयरिंग्स आते हैं, पंखे में भी बॉल बेयरिंग्स आते हैं। बॉल बेयरिंग्स प्रोवाइड रोलिंग फ्रिक्शन which is quite less as compared to static and kinetic friction. तो ये दो तरीके हैं, lubricants, ball bearings etc. ये यूज करने से तुम्हारे नॉर्मल फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, अवॉइड तो कर ही नहीं सकते आप, बराबर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। इसमें एक ही इक्वेशन है, Fs max is mu s into n which will be used, Fk is mu k into n, सिर्फ एक नाम है और कुछ नहीं है। Alright, just have a look, we are moving forward. ओके, इसमें कोई दिक्कत फ्रिक्शन उक्शन में? ओके, तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स डू एन इंपॉर्टेंट आइडिया दैट वी हैव टू डू टुडे. इट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स. व्हाट डज दैट मीन सर? इतना बड़ा टाइटल है, क्या है? पिक्चर का टाइटल लगता है। हाँ, पिक्चर का ही टाइटल पकड़ लो, पर एक ही बात है इसमें, एक ही चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नाम बड़ा है पर बात छोटी सी, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स।
पहले सर ये गुत्थी तो सुलझा दो कि ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होती क्या है। तो पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को। रेफरेंस फ्रेम विच, अच्छा, अ फ्रेम which is accelerated, which is under acceleration or deceleration is called a non-inertial reference frame। सर डेफिनेशन तो ठीक है, एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन हो उस फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। पर कुछ बात समझ में नहीं आ रही, जब तक एग्जांपल नहीं बताओगे तब तक कुछ हो ना समझ में आए। ओके, ये बस है, ये बस है, खड़ी है बस स्टॉप पे, और इसमें ये बंदा खड़ा है। ये बंदा कौन है? कौन बंदा? अपना कौन बंदा है? अपना ये तीर्थ है। चल, और ये तीर्थ खड़ा है बस स्टॉप में, बस में खड़ा है, बस स्टॉप में नहीं, बस में खड़ा है, स्टॉप पे खड़ी है बस। अचानक से ड्राइवर एक्सीलेटर मारता है। कैन एनीवन टेल मी तीर्थ का क्या होगा? सर वो कुछ समझ में नहीं आया। सर पीछे चला जाऊंगा मैं। सर वो पीछे की तरफ रोल होता है। अच्छा, इस तरफ है ना? यस सर। भाई तीर्थ, तेरे को किसने धक्का मारा? बता मेरे को एक बार, छोड़ेंगे नहीं उसको। तेरे को किसने धक्का मारा? ये तू पीछे, किसने तेरे को धक्का मारा? बता मेरे को। सर वो बस अचानक से आगे गई तो मैं गिर गया पीछे। देख बेटा देख, एक बात सीधी बता दूं मैं, न्यूटन को तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, और मैं जानता हूं कोई भी बॉडी को हिलाने के लिए अपने को उसको फोर्स मारना पड़ता है ना? फोर्स मारेगा तभी आगे जाएगा। तो मैं यहां पे तेरे से वही पूछ रहा हूं, तू है, बस है, सब है, तेरे को धक्का मारा किसने बेटा? मेरे को बता इसमें से। इनर्शियल। वही भाई, the most important thing is when he was inside the bus was stationary, फिलहाल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, he is in an inertial frame, बट जैसे ही बस ने एक्सिलरेशन मारा, he suffered a force, एक नया फोर्स पैदा हो गया जो उसको पीछे की तरफ लेके गया, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन इस तरफ है, इस पे एक नया फोर्स एक्ट किया जो उसको पिछवाड़ा लेके गया। इनर्शिया की वजह से, वो फिलहाल इनर्शिया में था, उसमें से नॉन इनर्शियल फ्रेम में गया, एक्सिलरेट हुआ, तो उसकी बॉडी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, बॉडी तो रेस्ट पे थी। जैसे ही गाड़ी आगे गई, उसके पैर गाड़ी के साथ गए, पर उसकी बॉडी वहीं रह गई, तो उसकी बॉडी किस तरफ जा रही है? पिछवाड़े। सच अ फोर्स, दिस फोर्स, यू नो, when a bus accelerates in one direction, in a direction, a person standing in the bus experiences a force in the opposite direction। ओह अच्छा, मतलब किसी ने मारा नहीं है उसको। This force is called pseudo force। पसूडो नहीं है, उसका नाम सूडो है। And it is produced due to the acceleration of the frame of the bus। सेम टू सेम, ये बस जा रही है, मस्त जा रही है बस, और ये तीर्थ वही बैठा है अंदर, खड़ा है बस में, और बस वाला अचानक से ब्रेक मारता है। तीर्थ किस तरफ जाएगा? जब बंदा ब्रेक मारता है मतलब एक्सीलरेशन किस तरफ है? पीछे। तो तीर्थ पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है? कैन यू सी दिस फोर्स is always in a direction opposite to acceleration। This force, ये मुझे लगता है ब्लू में लिखना चाहिए,
दिस फोर्स is always directed opposite to the direction of acceleration. Okay, and इसका मैग्नीट्यूड कितना है? And its magnitude Fp is mass into acceleration, same old shit. उसका मैग्नीट्यूड कितना है? m into a. तो अगर कोई जाड़िया हो ना, जाड़िया, तो उसमें तो ज्यादा लगेगा, वो तो आगे वाले को ठोक देगा धड़ाप करके, तो गया आगे। तो अगर पतला होगा तो उसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तो क्योंकि मास कम है, तो ये फोर्स मास पे डिपेंड करता है। एफ इज मास इनटू एक्सीलरेशन, नॉर्मल फोर्स का इक्वेशन है। बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही है, दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो अगर मैं तुमसे कहूं, मैं इसको उड़ा दूं, अगर मैं तुमसे कहूं, अच्छा मैं कहूं ना, हाँ, कि कहो ना कहो, अच्छा सपोज कोई बॉडी है ऐसा, एंड ऊपर की तरफ ये कोई खड़ा है यहां पे लेट अस से, और ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए की तरफ से, तो इस पे सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा श्रीमान? माय गॉड, ये सूडो फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा कोई ये बंदा है और ये गड्डी ऐसे जा रही है, तो इस पे सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा भाई? और न जाने क्या क्या। अगर कोई बॉडी लटक रहा है एंड वो नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो उस पे मां किस दिशा में होगी भाई? मां ऊपर? क्या, किसको ऊपर भेज रहे हो तुम? बरोबर है। अच्छा इन तीनों चीज में आपने एक बात नोटिस करी, मैं एक्सेलरेशन को बॉडी को टच नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बॉडी को टच सिर्फ फोर्स कर सकता है, तुम बॉडी पे सिर्फ फोर्स बना सकते हो, एक्सेलरेशन नहीं। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ड्रॉन आउटसाइड, नॉट टचिंग द बॉडी। कि बॉडी किस तरफ जा रहा है? ऊपर, तो मां किस तरफ होगी? नीचे, वो बॉडी के ऊपर होगी। एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर नहीं है, बॉडी के ऊपर सिर्फ मां को बनाया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये सबसे बड़ी बात है आज के लिए, सबसे बड़ा नियम, कि जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेशन में हो उस पे सूडो फोर्स बनाना आवश्यक है। और वो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में बनाओगे? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एंड तुम ये सूडो फोर्स बनाते इसलिए हो क्योंकि भाई फोर्स तो लग रहा है, पर कौन लगा रहा है फोर्स? सिस्टम लगा रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम लगा रही है। तो मुझे जब डायग्राम में दिखाना होता है तो मैं इस फोर्स को कैसे दिखाऊं? क्योंकि कोई मार तो नहीं रहा है, किसी ने इसको पीछे से धक्का मारा, तीर्थ को किसी ने पीछे से धक्का मारा है? नहीं। तो अगर मैं तीर्थ के सारे फोर्सेस बनाऊंगा और अगर मैं एफपी ना बनाऊं तो ये तो तीर्थ के साथ जागती हो गई ना। तीर्थ बोलेगा मेरे सारे नहीं आए, एमजी बना दिया, एन बना दिया, पर मेरा मां तो आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसीडर ही नहीं की। तो जब भी एक्सीलरेशन हो तब ये सूडो फोर्स बनाना अत्यंत आवश्यक है। यू अंडरस्टैंड? सर हाँ हाँ सर। सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं आएगी दोनों में से किसी एक पे? बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर अगर या तो तू नेगेटिव माइनस लिख ले, सेम डायरेक्शन में बना के माइनस लिख ले, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दे। तूने एक्सेलरेशन की वजह से डायरेक्शन तो चेंज कर दिया ना। मतलब तू माइनस का आइडिया तेरे माइंड में आया कैसे? सर एक सपोज इस डायग्राम में ये पॉजिटिव साइड फोर्स लग रहा है और इसका नेगेटिव। ओ भाई, यहां पे कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव साइड है ही नहीं। हम यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस कुछ कंसीडर कर ही नहीं रहे, सिर्फ दिशा कंसीडर कर रहे हैं कि बस ने मारी ब्रेक
ब्रेक, मैं बस में जा रहा हूं और बस ने अचानक, मैं यो जा रहा हूं, बस ने अचानक से ब्रेक मारी, इसका मतलब है एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में था? बस का ऑपोजिट। सब ब्रेक मारी तो फिर एक्सीलरेशन होगा ना, तो फिर माइनस से होना चाहिए। ओ यार चपंडुस, तू भी है ना कमाल करता है कभी कभी। अगर बस यो जा रही है और अगर एक्सीलरेट करेगा तो किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा? इस डायरेक्शन में ना। हाँ सर। अगर गाड़ी जा रही है वो और तू एक्सीलरेटर पे पैर रखता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, इसका मतलब यू आर इन एक्सीलरेशन। यस सर। तो वो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में? इस तरफ। पर अगर तू यो जा रहा है और तू अचानक ब्रेक मारता है मतलब यू आर डेसिलरेटिंग। हाँ सर। And deceleration, isn't it acceleration in the opposite direction? हाँ सर। बस यों जा रही थी और बस ने मारी ब्रेक मारी मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उल्टी दिखा रहा हूं मैं। तू चाहे तो तू यों करके भी -a लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। तेरे को ऐसा करना है? अरे नहीं सर, मेरे को तो वही टारगेट है, एक्सीलरेशन हो रहा है तो फिर माइनस से होना चाहिए। नहीं हाँ तो -a ले ले। गाड़ी सीधी जा रही है ना और डेसिलरेशन हो रहा है ना, तो -a। तो इस पे भी ये एक्सीलरेशन इस तरफ है तो इस पे कितना होगा? माइनस मां। तो इस तरफ मां ले ले या इस तरफ माइनस मां ले ले, तेरी इच्छा, कोई लोड नहीं। बरोबर। तू कुछ और कहना चाह रहा था? मेरे को वो समझ नहीं आ रहा था कि ये माइनस साइन क्यों नहीं लगेगी, और हर सब में वो देखते हैं कि एक कितना है तो फिर दूसरा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले ही चेंज कर दिया है। मैं अगर यो दिखाता तो -a लिखता कि गड्डी यो जा रही है और ब्रेक मारा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में -a है, तो इस तरह दिखाया जा सकता था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने पहले ही डायरेक्शन चेंज कर दिया है। बरोबर। नहीं सर, इसमें वो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कुछ नहीं लेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नेगेटिव एक्स। बेटा मैं तेरे को इतना साफ कह चुका हूं कि तेरी बस यों जा रही है, इस तरफ जा रही है और तू ब्रेक मारता है तो -a आएगा, एंड तू इस पे बनाएगा फोर्स तो इस तरफ माइनस मां आएगी ना। अब इस तरफ माइनस मां ले ले या इस तरफ मां ले ले, बात तो सेम ही हुई। इस तरफ मां, हाँ सर। isn't it same as इस तरफ माइनस मां? यस। बात तो सब नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो सब फिलहाल नहीं देख रहा हूं मैं सिर्फ दिशा देख रहा हूं। वो जब पूरा डायग्राम बनाऊंगा तब पॉजिटिव नेगेटिव सब देखूंगा मैं, पर फिलहाल वो सब नहीं देख रहा हूं मैं सिर्फ देख रहा हूं इस तरफ एक्सीलरेशन है तो इस तरफ सूडो फोर्स होगा, ऊपर एक्सीलरेशन है तो नीचे सूडो फोर्स होगा, इस तरफ एक्सीलरेशन है तो इस तरफ सूडो फोर्स होगा। ये सारे एग्जांपल्स इसी को फाइनल वो करने के लिए बताए गए। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रही कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स होगा। यू अंडरस्टैंड दैट मच? यस सर। ओके, तो अब इसको इस्तेमाल करते, बस यही एक स्टेटमेंट याद रखने का सूडो फोर्स के लिए। इसको यूज करके मैं करने जा रहा हूं एक छोटा सा सम। आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर, लेट मी टेल यू द न्यूमेरिकल नंबर। न्यूमेरिकल नंबर 13 करेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल। It says a man of mass 70 kg, mass is 70 kg, is standing on a weighing scale in a lift which is moving, पहला A, upwards with an acceleration with a uniform speed of 10। अच्छा, पहले तो बंदे को लिफ्ट में खड़ा तो कर लेता हूं। 70 किलो का बंदा है, यह है बंदा 70 किलो, और नीचे एक वेइंग स्केल रखा है।
अच्छा, इन शॉर्ट लिफ्ट में एक वेइंग स्केल रखा है, उसके ऊपर बंदा खड़ा है, कितना वजन होगा? डू यू एग्री एमजी? Yes, sir. बरोबर. फिलहाल लिफ्ट इज स्टेशनरी, so weight reading of the scale we'll call it W. It is simply mg. मास कितना है 70, g कितना है 10, तो उसका वेट कितना होगा 700 न्यूटन. नाउ फर्स्ट केस, लिफ्ट मूविंग अप विथ स्पीड, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. लिफ्ट ऊपर जा रही है पहले केस में विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अब उसका वेट कितना होगा ये पूछा है. पहली बात, क्या लिफ्ट एक्सीलरेटेड है? लिफ्ट एक्सीलरेशन से जा रही है या कांस्टेंट स्पीड से? Constant speed. तो एज देर इज नो एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो क्या मां आएगी? नहीं. नहीं है. So reference frame does not change, doesn't change, and reading will remain same. So reading is same 700 न्यूटन, कोई चेंज ही नहीं है उसमें. अच्छा, सेकंड केस बी, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स विथ, Acceleration 5 meter per second. माय गुडनेस, थैंक यू सो मच यार. तो फिर से डायग्राम बनाएगा पड़ी. ये वही वेइंग स्केल, ये बंदा अभी भी खड़ेला है और लिफ्ट कहां जा रही है? नीचू. अच्छा भाई, सबसे पहले फोर्सेस बना, सबसे पहला फोर्स कौन सा है जी? क्या अब रेफरेंस फ्रेम में कोई बदलाव है? Yes, sir. अच्छा, एक्सिलरेशन है इसलिए, और एक्सिलरेशन है तो नया फोर्स, सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? क्या 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 पीके, क्या बोला तूने? ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन. क्या 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 क्या? अपोजिट टू द, अच्छा, मुझे लगा अपोजिट टू ग्रेविटेशनल समथिंग समथिंग, तो हमने पीके को वहीं धर लिया. ऐसा किया तूने पीके, तो ये मां है. अच्छा भाई, नेट फोर्स कौन बताएगा? ऐसा किया तूने पीके. ओके, इजंट दिस mg माइनस ma? Yes, sir. भाई किसी को ये पूछ रहे हैं मुझसे, सर ma माइनस mg क्यों नहीं किया? Same. ये तंबूरा तेरा, mg बड़ा है और हमको वजन कितना वेट स्केल पे रीड करेगा वो देखने का है, वो नीचे की तरफ है ना. तो m, माय गुडनेस, वेरी फास्ट, 10 माइनस 5 दैट इज 350 न्यूटन. ये नवा रीडिंग है. अच्छा, दूसरा क्या है? सी, अपवर्ड्स कितना? अपवर्ड्स विद ओ, अच्छा अच्छा, who's going to help me out here? इस सब केस में बंदे चेंज हो जाते हैं जी. अच्छा, mg तो नीचे की तरफ ही है हर बार की तरह. भाई इस बार मां कहां होगी? मतलब किधर? नीचे. नीचे. बराबर है ये, mg plus ma. पर ये डायग्राम ठीक है. हाँ सर. नहीं सर, बॉडी के ऊपर है. एक्सीलरेशन बाहर हो सकता है पर फोर्स बॉडी पे लगता है. आई होप यू रिमेंबर. एंड ऐसे दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं ऐसे थोड़ा सा यूं करके दिखा. अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ इधर उधर है, यहां से कौन सा फोर्स निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड. सो नेट फोर्स we'll call it W2 is mg plus ma. तो मास कितना है 70 एंड ये 10 प्लस 5. भाई 10 प्लस 5 इज 15 एंड 15 7 जा 105 है ना, 105. हाँ, वेरी गुड. एंड लास्ट क्या है? व्हाट वुड बी द रीडिंग? कैन आई टेक दिस ऑफ?
यू श्योर? ओके, बस मुझे थोड़ा सा ही चाहिए। ये इतना उड़ा देता हूं मैं। लास्ट केस, गंभीर परिस्थिति हो गई। अब देखो डी में, what will be the reading if the lift mechanism failed and the lift falls down freely under gravity? Oh shit, lift falls freely under gravity, मतलब इस तरह। अच्छा ये लिफ्ट है, सपोज ये लिफ्ट है, ये नीचे गई, कितने एक्सेलरेशन से गिर रही है? जी, अरे जी, मतलब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, कितना है? जी। तो पहले मैं डायग्राम बना दूं बच्चे पे, मतलब बंदे पे। और मां किधर? सो नेट फोर्स W3 rather is mg minus ma is mg minus a, बट a कितना है? g, तो इसको नीचे उड़ाना पड़ेगा। माय गॉड, कैन यू अंडरस्टैंड दैट? कैन यू इवन इमेजिन दैट? What does it mean by 0 Newton? The body experiences weightlessness. सर मतलब वो ऊपर चला जाएगा। वो बंदा फ्रीली फ्लोट करेगा, जैसे वो ग्रेविटी में है ही नहीं। जैसे अभी फिलहाल तुम धरती पे खड़े हो तो तुमको अपना वजन महसूस हो रहा है कि हाँ मैं खड़ा हूं यार, पर जब वो लिफ्ट गिरेगी फ्रीली, तो जब तक वो लिफ्ट नीचे नहीं पहुंचेगी तब तक बंदा एकदम जीरो ग्रेविटी में है। वाह, एकदम जीरो वेट, नथिंग, जीरो जी। हाँ, जिस मोमेंट वो नीचे पहुंचेगा उस मोमेंट परिस्थिति गंभीर होगी, वो सीधा ऊपर पहुंचेगा, फिर वो अलग बात है। बट जब तक वो लिफ्ट गिर रही है नीचे, he will experience weightlessness, something like what astronauts experience in space. I'm sure you've seen the movie called Gravity. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there's no gravity in space. You know, it is zero G. वो स्पेस शटल में भी जीरो जी होता है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको धक्का मार के करके ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो। सो इट इज लवली। सो बंदा एक्सपीरियंस करेगा जीरो ग्रेविटी एंड दैट इज हाउ ही विल रोल। अच्छा, आई वांट यू टू डू वन मोर सम इफ यू अलाउ मी, लास्ट सम। आई होप इट्स नॉट टू मच। आई एम लुकिंग एट number 16. It's a very lovely number, number 16. Just have a look. बहुत ही बढ़िया नंबर। ओके, नंबर 16, what does it say? What does it say? क्या कहता है? Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of masses and tension in the string when the masses are released. Okay, acceleration मांगता है, tension मांगता है। सर ये सम क्या बोलता है? अच्छा, ये पुली है। Ever seen a pulley? अरे पहलवानों, कुएं में नहीं होता, कुएं के बाहर तुम बाल्टी डालते हो और फिर गुर्र गुर्र वो व्हील घूमता है और तुम खींचते जाते हो मस्त, उसको पुली कहते हैं। और पुली के वेरी गुड, एकदम टोटल गांव जैसा बात हो गया। बड़ी पुली बना दे तो पुली के एक साइड 8 किलो लटक रहा है और पुली के दूसरे साइड 12 किलो लटक रहा है। ये डोरी है जो दोनों साइड कनेक्ट कर रही है बॉडी को। सबसे पहले ये डिसाइड करने का है कि कौन नीचे जाएगा। तेरे को ऑब्वियस लगता होगा बट एग्जाम टाइम में पीपल डोंट फाइंड इट दैट ऑब्वियस। कॉमन सेंस पूरा कहीं चला ही जाता है। वो पहले तो ये सम से डरते हैं, फड़फड़ाते रहते पूरा। तो यो जा रहा से नीचे
और यो जा रहा से ऊपर। हाँ भाई, ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, डू यू अग्री, उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। बराबर, ओके। तो अब इंडिविजुअल का बनाते हैं। सबसे पहले फॉर 8 kg मास, क्योंकि सब अलग अलग है ना, तो ये तेरी डोरी, ये 8 kg का मास, ये तेरी डोरी, ये 8 किलो। अब इस पे सारे फोर्सेस बना ले। सबसे पहले एक्सेलरेशन को ऊपर बना दूं मैं। भाई सबसे पहला फोर्स कौन सा आएगा? वेट। किस तरफ वेट आएगा? नीचे। वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेरी गुड। सो दिस इज 8g, mg की जगह 8g। अच्छा, टेंशन है डोरी, ये डोरी है, डोरी में क्या होगा जी? टेंशन। क्या टेंशन आ गया क्या तुमको डोरी का? नॉर्मल नहीं होगा ना, क्योंकि सरफेस ही नहीं है। टेंशन किस तरफ दिखाऊं? अच्छा, वेरी गुड। और एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो मां किस तरफ होगी जी? ओ वाओ। 8a. Is this diagram agreeable? You have tension upwards, you have 8g downwards and 8a also downwards. You understand each and every force. तुमको हर एक फोर्स की ओरिजिन पता है कि ये कैसे पैदा हुआ, ये क्यों नीचे आया, ये क्यों ऊपर जा रहा है, एवरीथिंग। यू हैव टू बी रियली श्योर अबाउट दैट। एज सिस्टम, मैं थोड़ा दबा देता हूं तो क्या एक ही इसमें हो जाएगा ये? एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सब में लिखना पड़ता है हाँ जी। तो सिग्मा एफ बार इज 0, तो यहां पे सिर्फ वाई एक्सिस है, सो सिग्मा एफ वाई इज 0। एंड व्हाट इज द इक्वेशन गोना बी? टी माइनस 8g minus 8a is equal to 0. So can I safely say t is 8g plus equation number 1. अब मैं 12 किलो वाले के लिए बनाऊंगा। क्या 12 किलो वाले के लिए आपसे सहायता ले सकते हैं या मुश्किल होगी? ओके। सबसे पहला फोर्स 12g। अच्छा, टेंशन भाई ये डोरी सेम है, तो सेम डोरी में टेंशन दोनों जगह सेम होगा। नहीं तो मेरे से किसी ने पूछा था सर इसमें T1 और इसमें T2 काहे नहीं लिया? भाई सेम डोरी है, सेम डोरी में टेंशन भी सेम होता है। ओके। अच्छा, एक्सेलरेशन नीचे, मां कहां? सो अगेन एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। भले लिखने का घंटा है, पर ये सब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क तो है ना, जाएंगे खिड़की के बाहर। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? t प्लस 12a माइनस 12g इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन जी? मैंने t को आइसोलेट किया है, खास कारण यह है कि यहां पे भी t है, ये भी t, ये भी t। कैन आई इक्वेट 1 and 2? And what will I get? So 8g plus 8a is 12g minus 12a. You agree है? माइनस 12a को उठा के इस तरफ ले आऊं तो 8a plus 12a, और ये 8g को वहां ले जाऊं तो 12g minus 8g, 8a plus 12a and 12g minus 8g। एंड g कितना लेने को बोला है? 10 लेने को बोला, ऐसा कुछ बोला? 10 ही ले लेते, हटा सावन की घटा। नहीं बोला होता 9.8 बोल लिया होता, 9.8 ले लेंगे। तो कितना एक्सेलरेशन होगा? 4 into 9.8 30 39.6, 39.2 डिवाइड बाई 20 1.98 1.96 या 98। वाह। एंड अब ये तृतीय को इसमें लगाना है या इसमें लगाना है? जिसमें लगाना है पुट 3 in 1, तो टेंशन वहां मिल जाएगी। तो 8g की जगह 9.8 डाल दूं प्लस 8a 1.96। एनीबडी डूइंग दिस?
ब्रैकेट में एक काम करो 9.8 प्लस 1.96 कर लो. So 11.4 into 8. 11.4 into 8. Anybody? 94.08. 91.2. 11.76 into 8. 94.08. 94.08. सही है ना? Answer 94.08. शाबाश. ये बुझाया सम? कोई शक? No, sir. यू आर एब्सोल्युटली श्योर? Yes, sir. भाई एक बात समझ लो, ये जो वर्कशीट नंबर 14 मैंने कराया था, ये जो आज हमने 5.16 किया, 5.13 किया, आई वॉन्ट यू ऑल टू डू ऑल दो सम्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स मिनिमम, तब जाके हाथ बैठेगा. और फिर मैं जो आज का होमवर्क दूंगा वो कर पाओगे, नहीं तो ऐसे सर डाउट करके खड़े हो जाओगे. तो वो तो बहुत आसान है सर डाउट, तो सर डाउट सॉल्व कराएंगे, बट जब तक कश्ती लहरों से टकराएगी नहीं तब तक किनारे नसीब नहीं होंगे. तो आपको मारामारी करनी पड़ेगी कि तू ऐसा क्यों है, तू नीचे क्यों है, तू ऊपर क्यों नहीं है, तू इस तरफ किस तरफ है, ऐसे कैसे आएगा, मैं ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं. सो कीप दैट इन माइंड एंड कीप स्ट्रगलिंग, यू विल वर्क इट आउट. सो सी यू नेक्स्ट टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे सेफ, बाय. Bye, sir.